मित्रों नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 5 पादप जल संबंध और इसमें हमारा टॉपिक है जल विभव अवधारणा। मित्रों ये जो जल विभव अवधारणा है ये 1960 में स्लेटियर व टाइलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जल अवधारणा स्लेटियर व टाइलर द्वारा 1960 में प्रस्तुत की गई थी। देखिए जल विभव अवधारणा होती क्या है इसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। जल विभव क्या होता है, तो देखिए जल विभव क्या होता है, हमने प्रासरण पढ़ा था। प्रासरण में क्या होता है, जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर व बाहर गति करते हैं। देखो प्रासरण में हमने पढ़ा था कि जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर व बाहर क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है, मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पहले पढ़ा था कि ऊष्मागतिकी के नियम अनुसार, हमने ऊष्मागतिकी के नियम पढ़े। उस ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में कुछ ना कुछ मुक्त ऊर्जा होती है। किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, और वो मुक्त ऊर्जा उसे गति प्रदान करती है। तो यानी कि गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मुक्त ऊर्जा की होती है। हम बात करते हैं यहां जल की। देखिए जल की जो मुक्त ऊर्जा है जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जल के अणु है और इन जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में अपन बात करते हैं कि इनकी जब मुक्त ऊर्जा अधिक होगी, तो अभी हमने पढ़ा है कि ये जो गति करते हैं वो किसके कारण करते हैं, मुक्त ऊर्जा के कारण। तो मुक्त ऊर्जा अधिक है, जल के शुद्ध जल की बात कर रहा हूं मैं यहां, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा अधिक होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी, गति भी क्या होगी, अधिक होगी। इनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। हमने पढ़ा है प्रासरण कि प्रासरण में जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर व बाहर गति करते हैं, और गति करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, मुक्त ऊर्जा की। हम यहां बात करते हैं शुद्ध जल की। देखिए शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है तो इनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो इसमें अपन विलय मिलाते हैं, C6H12O6, यानी कि जैसे जैसे अपन इसमें विलय मिलाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। होगी या नहीं होगी भाई, हम जैसे जैसे इसमें विलय मिलाएंगे तो इनके जल के अणुओं की यानी विलयन की, जैसे विलयन बनेगा तो विलयन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। होगी या नहीं होगी, निश्चित होगी। और जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो चूषण दाब यानी डीपीडी क्या होगा, डीपीडी बढ़ेगा। देखिए हम एक अलग से यहां डायग्राम लेकर बात करते हैं कि जल के अणु, ये शुद्ध जल के अणु है, और यहां हम ग्लूकोज शर्करा मिला देते हैं।
जैसे जैसे अपन इसमें ग्लूकोज की मात्रा मिलाएंगे, जैसे जैसे अपन इसमें शर्करा मिलाएंगे, विलय मिलाएंगे, वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, स्वतंत्र ऊर्जा घटती जाएगी और क्या बढ़ेगी, डीपीडी बढ़ता जाएगा, चूषणदार बढ़ता जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो जल विभव कहते किसे हैं, सुनिए देखिए जल विभव किसे कहते हैं। शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा सबसे अधिक होती है, अभी हमने पढ़ा, और इस स्थिति में उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम विलय मिलाएंगे तो जल की स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यदि कोशिका को जल में रखा जाए, यदि कोशिका को जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में, ध्यान से सुनना, देखो यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए किसमें रखा जाए, शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के, कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। अभी हमने बात की थी, यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलिए, जल विभव कहते हैं। फिर से देखना, यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए, यानी जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को, मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को, यानी दोनों के बीच के अंतर को, मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहेंगे, यहाँ पे जल विभव कहते हैं। याद रखना, जल विभव जो है इसे ग्रीक भाषा में, किस भाषा में, ग्रीक भाषा में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे साई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, साई से। और इसकी जो यूनिट होती है, इकाई, इस जल विभव की इकाई होती है, वो होती है बार या वायुमंडल, एटीएम। ग्रीक भाषा में इसे साई से प्रदर्शित करते हैं जल विभव को, और इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है बार। ओके, अब नेक्स्ट अपन इसी में बात करते हैं। देखिए, जल में विलय मिलाया जाता है तो जल विभव का मान क्या होगा, घटता है, और प्राशरण विभव का यानी प्राशरण दाब क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे अभी मैं यहां बात करता हूं, दिखाई दे रहा होगा, हमने सबसे पहले क्या लिया था, शुद्ध जल लिया था। अब हम क्या करते हैं, शुद्ध जल में हम मिलाते हैं विलय, यानी कि ये यहां मान लो C6H12O6 है, ग्लूकोज मिला, शर्करा मिला रहे हैं अपन। तो ये जो हम विलय मिला रहे हैं, जैसे जैसे अपन विलय मिलाएंगे, ध्यान से सुनना, हम जैसे जैसे इसमें विलय मिलाएंगे, देखो शुद्ध जल से भरा एक झिल्ली है, उसमें शुद्ध जल भरा है, तो शुद्ध जल इसमें प्रविष्ट होगा क्या, बाहर से विलयन से नहीं होगा,
यानी इसका बाहर निकल सकता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कि एक पात्र में यानी एक झिल्ली मानते हैं, यहां झिल्ली की परिकल्पना करते हैं अपन। तो एक झिल्ली में हमने जल भरा, अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसमें हमने क्या भरा, जल। अब इसमें किसकी सांद्रता बढ़ाते हैं अपन, धीरे धीरे किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं अपन, ग्लूकोज विलय की मात्रा बढ़ाते हैं। तो जल विभव, क्योंकि स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, विलय मिलाएंगे तो स्वतंत्र ऊर्जा कम होती है। तो जल विभव तो क्या होता है, जल विभव तो घटता है, जल विभव तो क्या होगा, घटता है। जबकि जब विलय मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, शोषण दाब या डीपीडी बढ़ेगा, यानी प्राशरण दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्राशरण दाब जो है ना, दाब ये बढ़ता है। ध्यान से सुनना इस बात को कि शुद्ध जल में जैसे जैसे अपन विलय मिलाते हैं तो स्वतंत्र ऊर्जा घटती है, जिससे जल विभव का मान तो घटता है। और जल विभव घटता है, लेकिन प्राशरण दाब जो है ना, यानी जल के अणु अब इसमें क्या होंगे, क्योंकि जैसे जैसे विलय मिलाएंगे, विलय की सांद्रता ज्यादा होगी तो विलय के अणु इसमें पृष्ठ होंगे या नहीं होंगे, होंगे, ठीक है ना। तो प्राशरण दाब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस प्राशरण दाब को ही यहां हम कहेंगे प्राशरण विभव। क्या कहेंगे इसको, प्राशरण दाब को ही यहां पे प्राशरण विभव कहते हैं। और इस प्राशरण विभव को साई एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, बोलिए, साई एस से व्यक्त करते हैं, साई एस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो देखो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, ये छोटा सा क्वेश्चन है कि दाब विभव और प्राशरण विभव दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमने यहां बात की ना, दाब प्राशरण दाब को ही यहां प्राशरण विभव कहते हैं। सॉरी, बात यहां दोनों की कर रहे हैं, प्राशरण दाब और प्राशरण विभव की बात कर रहे हैं। यहां पे प्राशरण दाब और प्राशरण विभव का मान, इन दोनों का ही मान, ये प्राशरण दाब और ये प्राशरण विभव, इस प्राशरण दाब को ही क्या कह रहे हैं यहां पे अपन, प्राशरण विभव। दोनों का मान बराबर होता है, प्राशरण दाब बराबर होता है प्राशरण विभव। लेकिन ये जो प्राशरण दाब है ये धनात्मक होता है, और प्राशरण विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होते हैं। हमने इसी को कहा है, प्राशरण दाब को यहां पे क्या कहा है, प्राशरण विभव कहा है। और प्राशरण विभव को ध्यान रखना, प्राशरण विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, साई एस से, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है, देखिए, जल विभव को प्रदर्शित करते हैं साई से, और जल विभव को प्रदर्शित करते हैं साई डब्ल्यू से। यहां जल विभव की बात कर रहा हूं मैं, ये साई डब्ल्यू है जल विभव, और ये साई पी ये है प्राशरण, सॉरी साई एस है, साई एस है प्राशरण विभव, ठीक है। हम दो बात कर चुके हैं, प्राशरण दाब और प्राशरण विभव दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन प्राशरण दाब का मान क्या होता है, धनात्मक, और प्राशरण विभव का मान ऋणात्मक होता है। एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, प्राशरण दाब होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों या कोई नहीं। तो प्राशरण दाब का मान क्या होता है, धनात्मक, और प्राशरण विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां तक पढ़ा, जल विभव को प्रदर्शित करते हैं साई डब्ल्यू से, और प्राशरण विभव को करते हैं साई एस से। मैं इधर लिख देता हूं इनको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी में, देखिए, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, जल विभव साई डब्ल्यू, और दूसरा पढ़ा है प्राशरण विभव। इसको किससे प्रदर्शित करता है, साई एस, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहां बात करते हैं, सपोज
करते हैं, मान लिया एक प्राशन तंत्र की बात करता हूं मैं। किसकी बात करें अपन यहाँ? एक प्राशन तंत्र की। हमने फर्स्ट से इसमें प्राशन पढ़ा है, तो प्राशन तंत्र की बात कर रहा हूं मैं। हमने क्या किया कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली ली। क्या लिया? एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली में शर्करा का सांद्र विलयन बढ़ दिया। कौन सा विलयन? सांद्र। ये तो जानते हैं ना, एक तो होता है तनु, एक होता है सांद्र, डाइल्यूट, कंसंट्रेट। सांद्र में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, यानी विलेय अधिक, और विलायक होता है कम। तनु में विलायक होता है अधिक और विलेय होता है कम। तो हमने क्या किया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली ली और उस अर्धपारगम्य झिल्ली में शर्करा का सांद्र विलयन बढ़ गया। अब इस झिल्ली को हमने क्या किया, शर्करा के तनु विलयन में रख दिया। यहां क्या है? सांद्र विलयन, और यहां क्या है? तनु विलयन। तो हमने पढ़ा है कि प्राशन में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर व बाहर केवल विलायक के अणु ही जा सकता है। अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके या आर पार जो है वो केवल विलायक के अणु जा सकता है, लेकिन विलायक के अणु भी किधर से जाता है? अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र से। तो ये जो जल के अणु हैं ये लगातार इसमें प्रविष्ट होंगे, और जब प्रविष्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये भित्ति, इसकी झिल्ली, सांद्र शर्करा का जो विलयन जिस झिल्ली में भरा था हमने, वो क्या हो जाएगी? वो झिल्ली स्फीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी। यानी कि यहां बीकर से तनु विलयन के विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन में प्रविष्ट होते हैं, और सांद्र विलयन में प्रविष्ट होते हैं तो थैली क्या हो जाती है? स्फीत हो जाएगी। क्या हो जाती है? स्फीत। और थैली की भित्ति, ये जो थैली की भित्ति है ये विलयन पर बाहर की ओर एक दाब लगाती है। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, तो ये भित्ति बाहर की ओर दाब लगाती है। जब ये फूलेगी तो ये झिल्ली, ये जो हमने झिल्ली ली थी अर्धपारगम्य झिल्ली, ये बाहर की ओर विलयन पर दाब लगाती है, और ये इस दाब के कारण ये जल के अणु इसके अंदर प्रविष्ट अब नहीं होते। जब ये स्फीत हो जाती है तो इस दाब को क्या कहेंगे? बोलिए, कौन सा दाब लगाती है ये होता है स्फीत दाब। कौन सा दाब होता है? बोलिए, स्फीत दाब। फिर से सपोज एक प्राशन तंत्र की अपन बात कर रहे हैं। यहां पे एक अर्धपारगम्य झिल्ली ली, और अर्धपारगम्य झिल्ली में शर्करा का सांद्र विलयन भरकर एक बीकर में तनु विलयन भरा, बीकर में रख देते हैं। शर्करा का तनु विलयन भरा है इस बीकर में, उसमें अपन ने इसको रख दिया। तो जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इसमें प्रविष्ट होता है, और ये झिल्ली क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। तो इस झिल्ली द्वारा जल के अणुओं पर बाहर की ओर एक दाब लगाया जाता है, और उस दाब को ही क्या कहते हैं? बोलिए यहाँ पे स्फीत दाब, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ये क्या करता है? ये जल के अणुओं को अंदर आने से रोकता है। इस स्फीत दाब, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने स्फीत दाब तक पहले ही पढ़ा था। तो देखिए, इस दाब द्वारा जल में हुए प्रभाव को क्या कहते हैं? दाब विभव कहते हैं। तथा स्फीत दाब द्वारा, किसके द्वारा? स्फीत, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्फीत दाब द्वारा, दाब द्वारा जल में हुए प्रभाव को, क्या प्रभाव हुआ कि अब जल के अणु इसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो रहे, जल में हुए प्रभाव को ही क्या कहते हैं? दाब विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दाब विभव कहते हैं, और दाब विभव को साई पी से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, अपने पास एक और आ गया है यहाँ पे, दाब विभव, और दाब विभव को साई पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने तीन निकाले, जल विभव, प्राशन विभव और दाब विभव। देखिए,
आरबीएससी एग्जाम 2019 में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और वो था जल विभव, दाब विभव और प्रासरण विभव में संबंध लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहां हम अपन संबंध की बात कर रहे हैं तीनों प्रकार के दाब में, यानी कि साई डब्ल्यू, साई पी और साई एस में संबंध लिखिए। तो स्टूडेंट्स दाब विभव यानी कि अपन बात करें इन तीनों दाबों में संबंध यानी जल विभव साई डब्ल्यू बराबर होता है साई पी प्लस साई एस। क्या होता है? साई डब्ल्यू बराबर साई पी प्लस साई एस, ये संबंध पूछा गया था। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा विलयन, अभी हमने सपोज किया था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा विलयन, अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा विलयन का प्रासरण विभव, प्रासरण विभव किससे प्रदर्शित करते हैं? साई एस। प्रासरण विभव का मान -35 बार तथा दाब विभव का मान, किसका मान? दाब विभव का मान -5 बार है। तो इसके जल विभव का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? जल विभव का। आपको समझ में आ गया होगा। देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरा विलयन का साई एस का मान दिया हुआ। साई एस किससे प्रदर्शित करते हैं? साई एस को, यानी किसको कहते हैं? साई एस, प्रासरण विभव को। तो प्रासरण विभव देखो अपने यहां बात करेंगे साई डब्ल्यू बराबर साई पी प्लस साई एस। इसका मान कितना दे रखा है? साई पी का मान -35, ठीक है। साई एस का मान -35 बार है तथा दाब विभव को किससे प्रदर्शित करता है? साई पी का मान कितना है? -5 बार। तो साई पी का मान -5, फिर करेंगे प्लस और -35 बार, माइनस जुड़ जाएंगे, कितना जाएंगे? 40। कितना आएंगे? 40 आंसर, ठीक है। किसका आएगा? माइनस का 40 बार आंसर होगा। ओके, तो ये है, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। साई डब्ल्यू बराबर साई पी प्लस साई एस। अब अपन बात करते हैं देखो कोशिका की सतह पर। और एक बात और बताऊं मैं, यहां दाब विभव जो होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। दाब विभव किससे प्रदर्शित किया था अपने दाब विभव को? साई पी से। ये होता है धनात्मक, और धनात्मक जो होता है वो जल विभव के मान को बढ़ाता है, जल विभव को बढ़ाता है, और ऋणात्मक जो होता है वो जल विभव को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट इसी में अपन बात करते हैं कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करती है, मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करती है, क्या कहलाती है? आधात्री या मैट्रिक्स कहलाती है। कोशिका की वह सतह जो जल का अधिशोषण करती है क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। और मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव को कहते हैं मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? मैट्रिक्स विभव। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स विभव कहलाता है। और मैट्रिक्स विभव को प्रदर्शित करते हैं साई एम से। ये साई एम क्या है? मैट्रिक्स विभव। साई पी क्या है? दाब विभव। साई एस क्या है? प्रासरण विभव। साई डब्ल्यू क्या है? जल विभव। किससे प्रदर्शित करता है? साई एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है ऋणात्मक। मैंने आपको 4 पढ़ा दिए हैं, साई डब्ल्यू, साई पी, साई एस और साई एम।
अब इनमें भी संबंध होता है, देखो इनमें आपस में संबंध क्या होता है चारों में, तो ये संबंध वही है साई डब्ल्यू बराबर साई पी प्लस साई एस प्लस साई एम। लेकिन यहाँ साई एम की बात करें तो इसका मान होता है नगण्य, नगण्य होता है साई एम। और मैट्रिक्स विभव का मान क्या होता है 0। तो अपन यहां बात करेंगे ये जब नगण्य होता है तो यहां क्या हो गया साई जल विभव बराबर क्या होता है दाब विभव प्लस प्राशन विभव। याद रखना हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है साई डब्ल्यू बराबर साई पी प्लस साई एस। तो ये हमने जल विभव पढ़ा, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट जो टॉपिक है वो है अंतः शोषण। लास्ट अपन बात करते हैं अंतः शोषण की, और ये लेसन आज कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स लगातार आप इनको पढ़ते रहें और ये जरूर बताएं कि कौन कितना पढ़ रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा, ये जरूर आप हमें कॉल कर बताते रहें। लास्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अंतः शोषण क्या है। देखिए अंतः शोषण हमने पहले ही पढ़ा होगा कि बरसात के मौसम में ना हमारे कवाड़ जो खिड़कियां हैं किवाड़ है वो क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं। ये किसके कारण होता है, ये अंतः शोषण के कारण होता है। किसी ठोस पदार्थ की द्रव स्नेही सतह, किसी ठोस पदार्थ की द्रव स्नेही सतह एवं कोलाइड द्वारा किसी ठोस पदार्थ की, देखिए किसी ठोस पदार्थ की द्रव स्नेही सतह एवं कोलाइड द्वारा जल के अधिशोषण को अंतः शोषण कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ की द्विस्तेही जो जल का क्या करती है अवशोषण एवं कोलाइड द्वारा जल के अधिशोषण को ही क्या कहते हैं अंतः शोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजे खिड़कियों का फूल जाना, ठीक है। यानी कि बरसात में लकड़ी के दरवाजों व खिड़कियों का फूल जाना। ये इसका क्या है एग्जाम्पल। और देखिए जल अवशोषण करने वाला पदार्थ जो होते हैं वो कहलाते हैं अंतः शोषक। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अंतः शोषक कहलाते हैं। और पौधों में प्राथमिक एवं द्वितीयक कोशिका भित्तीय, प्राथमिक कोशिका भित्ति एवं द्वितीयक कोशिका भित्ति पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है पैक्टिन और सेलुलोज की। कौन प्राथमिक व द्वितीयक भित्ति हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति की संरचना में प्राथमिक भित्ति द्वितीयक भित्ति तृतीयक भित्ति। तो प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति कोशिका भित्ति प्राथमिक द्वितीयक ये किसकी बनी होती हैं पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती हैं जो जल स्नेही कोलॉइड और अधिक जल का अवशोषण करती है। जल स्नेही कोलॉइड के रूप में होती हैं जो क्या करती हैं अधिक जल का अवशोषण करती हैं, जिसके कारण लकड़ी के दरवाजे बरसात के मौसम में क्या हो जाते हैं फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना अंतः शोषण। फिर से देखिए अंतः शोषण किसे कहते हैं किसी ठोस पदार्थ की द्रव स्नेही सतह है एवं कोलाइड द्वारा जल के अधिशोषण को अंतः शोषण कहते हैं। जैसे बरसात के मौसम में लकड़ी के दरवाजों खिड़कियों का फूल जाना। और जल का अवशोषण
किया जाता है वो क्या कहलाता है, अंतःशोषक। जिस पदार्थ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है वो क्या कहलाता है, अंतःशोषक। यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक एक द्वितीयक कोशिका भित्तियों की। पादपों में प्राथमिक एक द्वितीयक कोशिका भित्ति पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती हैं, और ये कैसी होती हैं, जल स्नेही कोलोइड होती हैं। ठीक है, जल स्नेही कोलोइड होने की वजह से क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं, जिसके कारण लकड़ी के बने दरवाजे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रभावित करने वाले कारक। शॉर्ट बात करेंगे, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। अपन बात करते हैं अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं अंतःशोषण को प्रभावित करने वाला जो कारक है इसको अंतःशोषण को, पहला है तापमान। देखिए स्टूडेंट्स, तापमान बढ़ने पर अंतःशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर अंतःशोषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ती है। और नेक्स्ट है अंतःशोषण की बनावट। अंतःशोषक की बनावट। और थर्ड पे बात करूं तो बंधुता आता है। थर्ड क्या होता है, बंधुता व जल विभव का अंतर। ठीक है, तीन कारक है प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है तापमान, अंतःशोषक की बनावट और बंधुता व जल विभव का अंतर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में महत्व, अंतःशोषण का महत्व। देखिए नंबर एक बात करता हूं अंतःशोषण का। फर्स्ट जो महत्व है, पादपों द्वारा जल का अवशोषण, ये भी अंतःशोषण के कारण होता है। पादपों द्वारा जल का अवशोषण किसके कारण होता है, अंतःशोषण के कारण ही होता है। दूसरी बात करूं, देखो बीज के अंकुरण में भी, जब बीज अंकुरित होता है यानी कि अंकुरण के समय जल का अवशोषण करके प्रस्फुटित होता है, तो बीज के अंकुरण में भी अंतःशोषण का उपयोग है, महत्व है। बीज के अंकुरण, ठीक है। थर्ड बात मैं करता हूं यहां पे, देखो कई पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया, कई पादप ऐसे होते हैं सूखे होते हैं और उनको जल में रखने पर वो क्या हो जाता है, वापस सक्रिय हो जाते हैं। तो कई अनेक पादप ऐसे हों जिनमें पुनर्जीवन की क्रिया जल प्रिय कोलाइडी उपस्थित होने के कारण होती है। इसमें क्या उपस्थित होता है, जल प्रिय कोलाइड, जल स्नेही कोलाइड उपस्थित होने के कारण होते हैं। तो अनेक पादपों में, थर्ड पे मैं बात करूंगा कि अनेक पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया, ये भी किसके कारण होती है, अंतःशोषण के कारण। क्यों, क्या होता है इसमें, जल स्नेही कोलाइड होता है, जिसके कारण जल का अवशोषण करके पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 आज कंप्लीट। हम लास्ट जल विभव पढ़े, हमने अंतःशोषण पढ़ा, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना स्टूडेंट्स। और हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। हैव ए नाइस डे।